हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट सिलेबस के अंदर यूनिट 10 के गुड गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। So let's start today's topic. The concept of good governance assumed significance since 1990s with the publication of two reports by World Bank. मतलब ये जो गुड गवर्नेंस का अच्छा शासन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया? ये 1990s के बाद ये इंटरनेशनली और स्टेट वाइज भी एक कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? जब वर्ल्ड बैंक ने दो रिपोर्ट्स पब्लिश की। फर्स्ट रिपोर्ट का टाइटल है सब-सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989। वहां पर बैंक एम्फसाइज्ड अपॉन द नीड फॉर गुड गवर्नेंस। वहां पर बैंक ने बताया कि गुड गवर्नेंस की क्यों जरूरत है, क्यों गुड गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है इन पॉलिसी मेकिंग। गुड गवर्नेंस किस लिए जरूरत है, इसलिए गुड गवर्नेंस को लाई जाए, इसके बारे में बात की। नेक्स्ट सेकेंड रिपोर्ट एंटाइटल्ड एज Governance and Development 1992, the bank identified a number of aspects of good governance. These are political, legal and administrative in nature. मतलब पहले में बताया गया, पहले जो रिपोर्ट्स थी उनमें बताया गया क्यों गुड गवर्नेंस का जरूरत है। और सेकेंड जो रिपोर्ट है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में जो पब्लिश हुई है, वहां पर बैंक ने बताया है कि क्यों गुड गवर्नेंस का जरूरत है, तो बता दिया। तो कौन कौन सी चीज को लेकर गुड गवर्नेंस बनती है, गुड गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी कॉन्सेप्ट आती है, इसके बारे में बताया गया है इस सेकेंड रिपोर्ट में। ओके, और वहां पर बताया गया ये गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, वो लीगल है मतलब आइनगत है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो प्रशासनिक इन नेचर। मतलब ये गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिक्स, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे काम करेगी। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का कुछ फीचर्स है, मतलब गवर्नेंस और अच्छा गवर्नेंस। पहले हमने गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो गवर्नेंस अच्छा काम करेगा उसे हम गुड गवर्नेंस कहेंगे। तो इसका 8 मेजर्स के बारे में वर्ल्ड बैंक ने बताया है, वो हम अब एक एक करके देखेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा। फर्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बाय बोथ मेन एंड वुमेन is cornerstone of good governance. Participation could be either direct through legitimate, intermediate institution or representative. मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक सरकार में लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब वो सरकार कभी भी इलेक्शंस के बिना ना जीती गई हो, ऐसी सरकार को हम कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते। मतलब जो सरकार लोगों के कंसेंट के बेसिस पर एस्टेब्लिश्ड हुई है वो गुड गवर्नेंस है। तो वहां पर मेन एंड वुमेन बोथ पार्टिसिपेट करेंगे इक्वली, और वो गवर्नेंस डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जब हम खुद अपना अपना डिसीजंस ले लेते हैं, कौन सा रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जहां पर लोग जाकर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी को चूज करते हैं, वो भी हो सकता है। मतलब कोई भी प्रोसेस के थ्रू अगर लोगों पास मतलब पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेट करे तो उसे हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट दो, रूल ऑफ लॉ। मतलब अगर गुड गवर्नेंस होगी तो वहां पर जो रूल्स है वो लॉ के अकॉर्डिंग होगी। ओके, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स फेयर लीगल फ्रेमवर्क्स दैट आर एनफोर्स्ड impartially. It also requires full protection of human rights, particularly those of minorities. Impartial enforcement of laws requires an independent judiciary and an impartial and incorruptible police force. मतलब एक अच्छा सरकार, हम उसे अच्छा शासन कह सकेंगे जो फेयर लीगल फ्रेमवर्क में अंदर काम करेगा, जो फेयरली मतलब फेयर होगा, इलेक्शन फेयर होगा, और लीगल जो फ्रेमवर्क है वो फेयर होगा, वो करप्टेड नहीं होगा।
दैट इन्फोर्स इम्पार्शियली, मतलब वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं होगा। जब रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी को सजा सुनाएंगे, किसी को रूल्स के बारे में बताएंगे कि आप इस पोजीशन में हैं तो आपके लिए कुछ अलग लॉ है, आप तो थोड़ा लॉ नीचे पोजीशन में है तो आपके लिए अलग लॉ है, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए लॉ जो होगी इक्वल होगी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फुल प्रोटेक्शन, मतलब जहां पर ह्यूमन राइट्स का, वुमेन राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का फुल प्रोटेक्शन होगा, माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोटेक्शन होगी, तभी उसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे। और जो जुडिशियरी होगा वो इम्पार्शियल होगा, किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करेगा। जो पुलिस होगा वो इम्पार्शियल होगा, वो करप्शन के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे, वो करप्टेड नहीं होंगे। मतलब फेयर पुलिस होगी, फेयर जुडिशियरी होगी, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जाएगी, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन रहेगी, उसे हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ। मतलब जहां पर लॉज रूल के अकॉर्डिंग पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट होगी। ओके, ये जो हमारा शासन का जो मतलब काम है वो ट्रांसपेरेंट होगी। ओके, सच होगी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट डिसीजंस आर टेकन एंड देयर एनफोर्समेंट इज डन इन अ मैनर दैट एज पर रूल्स and regulation. It also means that information is freely available. मतलब जो इंफॉर्मेशन होगी, सरकार किस विषय में चर्चा कर रही है, किस विषय में रूल्स कर रही है, बना रही है, किस विषय में लॉज बना रही है, उसके बारे में लोगों का जानने का अधिकार होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। जो डिसीजंस लिए जाएंगी वो एक ओपन डिस्कोर्स में लिए जाएगी कि कैसे सरकार ने ये लॉ को पास किया, कैसे उसने रूल्स रेगुलेशन को एस्टेब्लिश किया। ये सारे काम पब्लिक के आंखों के सामने होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि लोकसभा टीवी में हम सब देख पाते हैं कि लोकसभा के अंदर कैसे हो रहे हैं, कैसे डिसीजंस पास हो रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट होगी सरकार, कौन सी नीतियां रह रही है, कौन से रूल्स रेगुलेशन एस्टेब्लिश कर रही है, वो सब ट्रांसपेरेंट होगी। ओके, नेक्स्ट, responsiveness. Good governance requires that institution and process try to serve all stakeholders within a reasonable time frame. मतलब वो responsible होगी, वो responsive होगी, क्विक रेस्पॉन्स करेगी। जो गुड गवर्नेंस होगी, मतलब मैंने सरकार को काम दिया कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो वो 20 साल बाद पूरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम पीरियड है हम सबके पास, और लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही सरकार को हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। मतलब मैंने एक केस लिया गया और 20 साल बाद उसका रिजल्ट आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुड गवर्नेंस होगी वहां पर क्विक डिसीजंस लिया जाएगा, रिजनेबल टाइम के अंदर जो इंस्टीट्यूशन होंगी वो उसका काम करेंगी। नेक्स्ट, कंसेंसस ओरिएंटेड। गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स mediation of the different interests in the society to reach a broad consensus on what is the best interest of the whole community and how this can be achieved. मतलब समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे चॉइसेस है, उनका कुछ उनका जो मतलब जो वो चाहते हैं वो इंटरेस्ट भी अलग अलग है। सो समाज में उन जो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट डिफरेंट जो कंसेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जो हम चाहते हैं, उन चाहतों में एक कॉन्सेंसस एस्टेब्लिश करना, एक समानता एस्टेब्लिश करना, और ऐसा सोचना कि समाज के लिए, होल कम्युनिटी के लिए कौन सा स्कीम अच्छा होगा, ऐसा सोचकर एक डिसीजंस लेना। मतलब किसी भी ग्रुप के लिए पक्षपात ना करना, और कंसेंससली समाज के सभी सदस्यों के बारे में सोचकर, समाज के होल के बारे में सोचकर जब हम डिसीजंस लेंगे उसे हम कहेंगे कॉन्सेंसस ओरिएंटेशन। जब समाज के सबके बारे में हम सोचेंगे, और समाज में डिफरेंट टाइप के पीपल है और डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट है, और उन इंटरेस्ट में हमको क्या करना है, वो इंटरेस्ट को हमको अचीव करना है कॉन्सेंससली। ओके, नेक्स्ट आते हैं equality and inclusiveness. A society's well-being depends on ensuring that all its members feel that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream society. समाज में बहुत सारे लोग हैं और वो ऐसा ना सोचे कि वो समाज से अलग है, वो स्टेट का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो उन सबको, समाज में बहुत सारे कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सोसाइटी हो सकते हैं, सबको एक जैसा फील करवाना, सब एक ही है,
उन सबको एक कम्युनिटी के में लाना, सबको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर लाना, सबको ये बताना कि आप सब भी स्टेट के पार्ट है, आप सबको लेकर स्टेट एस्टेब्लिश्ड हुई है, कोई ऐसा ना सोचे कि वो स्टेट का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। Good governance means that process and institution produce results that meet the needs of society. The concept of efficiency in the context of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of environment. मतलब क्या है जो गुड गवर्नेंस है? इसका मतलब है कि जो सरकारी जो प्रतिष्ठानिक जो काम है वो समाज के जो सदस्यों की जो चाहते हैं उसे पूरा कर सके। मतलब हम सब समाज में बहुत कुछ चाहते हैं कि सोसाइटी में, स्टेट में बहुत कुछ चाहते हैं। मैं चाहता हूँ शिक्षा, कोई चाहता है रोड्स अच्छे हो, कोई चाहता है हेल्थ अच्छा हो। तो उनका जो उनका जो चाहते हैं उन्हें पूरा करना एक स्टेट का, एक गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस का काम है। सो इफेक्टिवली वो कैसे अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसे कैसे यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबली यूज करना, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं, मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसे भी जो नेचुरल रिसोर्सेस मिले, प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को। मतलब जो प्रोडक्ट्स देश के पास है उसे अच्छी तरह से और उसे गुड वे में यूज करना, ओके, नेचुरली उसे प्रोटेक्ट करना और उसे ऐसे यूज करना कि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, ऐसे काम करना। ओके, नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबल होना चाहिए सरकार को। अकाउंटेबिलिटी इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। नॉट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड देयर इंस्टीट्यूशनल स्टेकहोल्डर्स। मतलब ये जो अकाउंटेबिलिटी है, सरकार को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सिर्फ जो सरकारी प्रतिष्ठान है उनके नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ पार्लियामेंट के प्रति ही अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, वो कमिटीज के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, जो लोग उनको इलेक्टेड किया है उनके प्रति वो अकाउंटेबल रहेंगे, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है इलेक्शन के टाइम उनके प्रति वो अकाउंटेबल रहेंगे, वो सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ के प्रति, वो पब्लिक के प्रति, जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स है, जो पब्लिक्स है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ के प्रति जो सरकार होगा उसे अकाउंटेबल होना ही होगा, तभी एक शासन गुड गवर्नेंस कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब गुड गवर्नेंस के बारे में डिटेल्स जानते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हैज आल्सो आइडेंटिफाइड 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये जो OECD है इसने भी गुड गवर्नेंस के 4 मुख्य उपादान के बारे में बात की है। क्या क्या है? एक तो लेजिटिमेसी है, गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट होगी वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड होगी और लेजिटिमेटली काम करेगी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल एलिमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल जो लोग है, जो ऑफिशियल लोग है, जो IAS है, जो नेता मंत्री है, वो अकाउंटेबल होंगे गवर्नमेंट के प्रति और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होंगे लोगों के प्रति। नेक्स्ट कॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज एंड डिलीवर सर्विसेज। मतलब जो गवर्नमेंट होगा वो पॉलिसीज को कंप्लीट करने में, सर्विस को डिलीवर करने में बहुत तत्पर होंगे। उनका काम ही है गवर्नमेंट का कि वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, पब्लिक को सर्विस दे। नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करे, तभी उसे हम गुड गवर्नेंस कह सकें। नेक्स्ट अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या बताया है। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, UNDP जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, in 1997 on its document entitled Governance and Sustainable Human Development, a set of few principles that are grouped under 5 broad themes। उसके अंदर कुछ 5 principles के बारे में बात किया गया है। वो कहाँ बात किया गया है? गवर्नेंस और सस्टेनेबल
ह्यूमन डेवलपमेंट एक डॉक्यूमेंट था 1997 में। वहां पर क्या बताया गया है? Legitimacy and voice. It deals with the participation and consensus orientation of the society. जो गवर्नमेंट होगी वो लेजिटिमेट होगी और वो समाज के अंदर एक कंसेंसस एस्टेब्लिश करेगी, वो समाज के अंदर एक क्षमता लाएगी और वहां पर एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगी, लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगी। ओके, डायरेक्शन. It explains the strategic vision of the government regarding good governance and human development. मतलब सरकार जो होगी उसका जो विजन होगा वो स्ट्रेटेजिक होगा, वो अच्छा विजन लेकर काम करेगा गुड गवर्नेंस के प्रति। वो ह्यूमन को डेवलपमेंट, ह्यूमन का कैसे डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे सरकार और अच्छा होगा, इसके थ्रू डायरेक्शन देगी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस. The effectiveness, responsiveness and efficiency of the government are explained under its theme. मतलब ये इफेक्टिव होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो इफेक्टिव होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी और एफिशिएंट होगी। ओके, मतलब उसका जो सरकार का जो काम होगा वो इफेक्टिव वे में करेगा, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एफिशिएंट में क्विकली बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए सरकार। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सरकार को लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए और सरकार क्या क्या रूल्स रेगुलेशन दे रही है उसे पब्लिक को बताना चाहिए। फेयरनेस, जो लीगल रूल्स रेगुलेशंस है वो फेयर होना चाहिए, कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, इक्विटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ओके, अब वर्ल्ड बैंक ने 4 एरिया को आइडेंटिफाई, डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया है गुड गवर्नेंस का। मतलब डायमेंशन है गुड गवर्नेंस का। एक है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, जहां पर पब्लिक सेक्टर को हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. ये चीजें होनी चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, उसको अच्छी तरह से पब्लिक सेक्टर को मैनेज करना चाहिए, वो अकाउंटेबल होगी, लीगल फ्रेमवर्क को अच्छी तरह से मेंटेन करना होगा और ट्रांसपेरेंट होना होगा और पब्लिक को बताना होगा क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया, क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट जो लिया गया है 73rd एवं 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई है 1992 पे, जहां पर पार्टिसिपेशन को पीपल का जो ग्रास रूट लेवल पे जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाने के लिए हमने पंचायती एक्ट एवं एंड म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को लाई गए हैं। सो क्या क्या लिया गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने ग्रास रूट लेवल पर जो पंचायत एक्ट एंड म्यूनिसिपल एक्ट को बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्या किया है, हमने कुछ नेशनल कमीशंस बनाया है, कुछ बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज। एक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो 1992 में एस्टेब्लिश हुई है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993 पे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 पे, इसके अलावा भी नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड नेशनल कमीशन ऑन एसटी 1992 में ये बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या किया गया है, The government of India commended to excise formulate citizens charter. Citizens charter, citizens की participations को लेकर और enhance करने, citizens को अच्छी facilities देने के लिए citizens charter enhance किया गया 1996 पे। और 1996 पे एक और चीज हुई है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, वो लिख लीजिएगा, वो है कि ये जो 73rd एंड 74th पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो पंचायत एंड म्यूनिसिपल एक्ट लाई गई है, जो पंचायती एक्ट को एक्सटेंड किया गया है, जो शेड्यूल्ड एरियाज है हमारे जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, वो एरियाज में ये म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत एक्ट को, लोकल गवर्नमेंट एक्ट को एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट, The Commission of Review of Administrative Laws was set up 1989 to recommend it inter alia and repeal of defunctional laws. मतलब जो लॉज डिफंक्शन कर रहे हैं, अच्छा नहीं काम कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिव्यू करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रेगुलेशन बन रहे हैं उनको रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया गया है जो 1998 में एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट, द कंप्यूटराइजेशन
Public Grievances Judicial and Monitoring System was installed in 2001. मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम कि पब्लिक के पास सारे डाटा रहे कि कैसे सिस्टम चल रही है, इसके बारे में कंप्यूटराइजेशन एक पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम किया गया है, इंस्टॉल किया गया है 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो एस्टेब्लिश किया गया था उसे अलग किया गया है। ओके, ये भी एक गुड गवर्नेंस का एक प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक विजिलेंस कमीशन गठन किया गया है जो सेंट्रली ख्याल रखेंगे स्टेट में ठीक तरह से लॉस रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये 2003 में। नेक्स्ट, कमिटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स was set up in 2004 to examine the whole gamut of civil service reforms. सिविल सर्विस में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इनके बारे में बात किया गया है 2004 में। ओके, और इनके लिए कमिटी भी एस्टेब्लिश की गई है। ओके, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंस्टीट्यूट इन 2005। मतलब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले इंस्टीट्यूशन अच्छे काम करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर एक अवार्ड देंगे। इससे क्या होगा, लोगों में अच्छा काम करने का उत्साह बढ़ेगा, प्रोत्साहित हो जाएंगे लोग। ये एक अवार्ड दिया गया है, शुरू हुआ है 2005 से। Next है laws are enacted grieving certain rights to people like protection of women from domestic violence act, schedule and tribes and other traditional forest dwellers recognition forest rights act 2006। मतलब कुछ लोग जो पीछे हैं जैसे कि वुमेन, उनको डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं 2005 में। जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, जो लोग फॉरेस्ट के अंदर काम करते हैं, फॉरेस्ट के से कुछ लाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर ही डिपेंड करके जीते हैं, उनको फॉरेस्ट का जो राइट्स है वो शेड्यूल एरियाज में जो लोग है, ट्राइब्स है, उनके उनको उनका जो जंगल के ऊपर जो अधिकार है उनके बारे में जो बताया गया है वो 2006 में एक एक्ट करके ये सारे चीजें के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडिया में एस्टेब्लिश करने की एक कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ बैरियर्स है गुड गवर्नेंस की जिसके बारे में बताया गया। कहा, द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एंटाइटल्ड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस 2009 identified 5 barriers of good governance in India and explain them in the following way. Okay, good governance के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो रोक रही है गुड गवर्नेंस होने से इंडिया में। कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में बताया गया है। जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है 2009 पर आया है, उसका जो टाइटल है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, वहां पर 5 प्रॉब्लम्स और बैरियर्स के बारे में बताया गया। सो देखते हैं। फर्स्ट है एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्विस। जो लोग सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं तो सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुकी हूँ, मुझे कोई नौकरी से हटा नहीं सकता, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे ही रूल्स रेगुलेशन को बना सकता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है और हम अगर सिविल सर्वेंट के पास कोई काम लेकर जाते हैं वो काम नहीं करते। सो एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सरकारी जो नौकरी करते हैं वो लोग अकाउंटेबल ही नहीं है। मैं तो सरकार से नौकरी मतलब तनख्वाह लेती हूँ, तो मैं तो आपसे कोई काम करने को उत्साहित नहीं। सो अकाउंटेबिलिटी की बहुत कमती है देश में। रेड टेपिज्म, मतलब एक फाइल मैं अगर जमा दूं तो 20 साल बाद मुझे वो मिलेगी, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल, ऐसा होता जा रहा है। सो इस चीजों के लिए जो गवर्नमेंट का फंक्शन है वो बहुत स्लो हो जा रहा है। नेक्स्ट, लो लेवल अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। हम जो सिटीजन्स हैं हम नहीं जानते कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। हम ठीक समय पे टैक्स पे नहीं करते, ठीक समय पे सरकार से बताते नहीं हैं हमारे बारे में, और हमारा ड्यूटीज क्या क्या है, हमारे राइट्स क्या क्या है, हमारे पास क्या आरटीआई है, इसके बारे में हम जानते ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स। ये जो रूल्स एंड लॉज है वो इनइफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे देश में।
अच्छा लॉ तो लिया जाता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो गुड गवर्नेंस है वो रोक रहा है, गुड गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो मैल गवर्नेंस में एस्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं गुड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती। लीडरशिप, अच्छा लीडर होना चाहिए गुड गवर्नेंस के, और उस जो लीडर होगा उसे अच्छी तरह से मैनेज करना होगा पॉलिटिकल अफेयर्स को, सब कुछ को। नेक्स्ट अकाउंटेबल होना होगा। तो गुड गवर्नेंस के 3 मेन पिलर्स भी कह सकते हैं, एक तो है लीडर, नेक्स्ट है मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी। जो लीडर होगा उसे अच्छी तरह से सोसाइटी को मैनेज करना होगा, पॉलिटिक्स को, एंड उनके अकाउंटेबल भी होना होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो गुड गवर्नेंस होगा उसका मेन मोटो होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो ऐसा एम नहीं होना चाहिए कि आज डेवलपमेंट कर लेते हैं कल देखेंगे, ऐसा नहीं, सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इसका 3 मेन पिलर्स है, सोशली डेवलप करना चाहिए सोसाइटी को, नेक्स्ट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना चाहिए। ये चीजें हैं गुड गवर्नेंस के अंदर। नेक्स्ट गुड गवर्नेंस के अंदर हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है, ओके, डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, बिजनेस फ्रेंडली। अगर आपका गवर्नेंस बिजनेस फ्रेंडली ना हो तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इसके अंदर आकर बिजनेस नहीं करेगी, तो आपका गवर्नेंस का डेवलपमेंट भी हो चुका। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन, सोसाइटी में बहुमत का स्कोप देना चाहिए। नेक्स्ट इनोवेशन, नया टेक्निक इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि आपका गुड गवर्नेंस और अच्छा हो। टॉलरेशन, कोई भी राइट्स के लिए आपको टॉलरेट करना होगा, किसी भी प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करना होगा, फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचना होगा। यही है गुड गवर्नेंस के बारे में जो चीजें थी, ओके। सो गुड गवर्नेंस होने के लिए ये सारे चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी चाहिए, ये चीजें ना रही तो उसे हम गुड गवर्नेंस नहीं कह सकेंगे। ये वर्ल्ड बैंक के अलावा भी जो चीजें हैं उनके बारे में बताएं। सो दैट्स द लेक्चर, थैंक यू फॉर इट।